हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मैथ तड़का में। आज हम 9th क्लास का सेट 1 सॉल्व करेंगे जो मैथमेटिक्स का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो आपको मालूम होगा कि जितना भी संख्या है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, लेकिन बशर्ते कि उसमें कोई भी रूट ना लगा रहे और पॉइंट में ना लगा रहे। यहाँ तक कि पॉइंट वाला भी अगर देखा जाए तो वो भी एक परिमेय संख्या होता है। पॉइंट को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि 1.2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको 1/2 को परिमेय संख्या के रूप में हम बदल सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10√3 है। तो 10 क्या है, ये एक अपरिमेय, ये परिमेय संख्या है। 3 क्या है, परिमेय संख्या है। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। 0 क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे 10 के बाद देख सकते हैं, यहाँ 10 के साथ में क्या है, √3 है। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या जब हो गया तो परिमेय संख्या है कौन सा, तो परिमेय संख्या ये 3 है। ये 3 क्या है, परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। अगर मान के चलिए दो परिमेय संख्या अगर 3 है, 3 और दूसरा परिमेय संख्या क्या है, 4 है, तो दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 12 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। दूसरा अगर हम देखें 6 और दूसरा देखते हैं 9, तो ये क्या होता है, 6 और 9 को गुना करेंगे कितना हुआ, 54 हुआ। ये क्या हुआ, 54 हुआ। यहाँ पर ये 54, ये 6 और 9 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 54 होगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम इसको कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 0 किस प्रकार परिमेय संख्या है। पहले ही बताया हम आपको कि 0 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। फिर नेक्स्ट 4 नंबर है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, ये क्वेश्चन है। तो आप देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या यानी 0 भी एक परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, 1/4 भी परिमेय संख्या है और 1/6 भी परिमेय संख्या है। कुछ भी लिखेंगे तो वो क्या है, परिमेय संख्या। यानी गिनती की संख्या को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन 1/2 1/3 भी को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन पहला ऑप्शन है क्या, पूर्ण संख्या। तो क्या ये पूर्ण संख्या है, कभी 2 लिखे तो 3 लिखे, ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होगा। जैसे 1/4 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या हो सकता है क्या। प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि प्राकृतिक संख्या किसको बोला जाता है, वही गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कैसे होगा। जब प्रत्येक परिमेय संख्या बोल दिया क्वेश्चन में, तो प्रत्येक परिमेय संख्या ही होगा, पूर्ण अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन गलत। तो चौथा ऑप्शन क्या होगा, ये वास्तविक संख्या होगा। क्योंकि वास्तविक संख्या की नंबर लाइन पे जितना भी संख्या को हम लिख सकते हैं वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। नंबर 5 में बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच में आप देखिए, 3 और 4 के बीच में कौन सा परिमेय संख्या है, देखते हैं, चेक करते हैं। 2√3 क्या परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में आता है या नहीं। देखिए 2 इंटू रूट का वैल्यू कितना होता है, 22/7। तो 22 दूनी 44, 44/7। क्या 44/7 जो है वो 44/7 ये 2 और 3 के बीच में आता है या नहीं आता, देख लेते हैं। 7 से कितना हो गया, 7 6 42, क्या
3 और 4 से ज़्यादा चल गया, 6 हो गया, तो ये इसके बीच में नहीं आया, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा 10/3, 10/3 देख लेते हैं, तो 3 तिया 9, एक बचा, तो एक बचा तो 10 हो गया, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3.333 ऐसे ही जाएगा। एक ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं 15, सेकंड ऑप्शन हम देख लेते हैं कि क्या है। सेकंड ऑप्शन में है 15/7, देख लेते हैं इसको, 7 से 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14, फिर एक बच रहा है तो 7 एका 7, ये भी क्या है 2 3 से कम है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 11/4 देख लेते हैं, 11/4, तो 4 से कितना बार में जाएगा, 4 दूनी 8, फिर बचा कितना 3, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, तो ये भी 3 से कम है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि यदि 64 पर पावर x बराबर 8 है तो x का वैल्यू कितना है, देख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे 64 पर पावर कितना है, x है, ठीक, बराबर 8। 64 को हम अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 से 32, फिर 2 से अगर करते जाएं तो फिर यहाँ क्या होगा, 16 होगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8, फिर 2 से 4, यानी कि हम 16 को अगर 64 को हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना, यहाँ कर देते हैं 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 पर पावर कितना हो गया, 7। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना, 8 को हम लिखेंगे कितना, 2 पर पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। अब इसको हम लिखेंगे 64, 64 की जगह पे यहाँ पे कितना था, 64 पर पावर x बराबर 8, तो हम लिखेंगे 2 पर पावर कितना, 7, और इसके ऊपर पे पावर है x, ठीक, और 2 पर पावर कितना है, 3, तो पावर पावर क्या होता है, गुना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 पर पावर 7x, ठीक, 2 पर पावर कितना होगा, 3। अब यहाँ पर पावर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन बेस क्या है, सेम है, ये बेस हुआ, ये बेस सेम है, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है। अगर बेस सेम रहे और पावर अलग रहे तो क्या होता है, पावर भी सेम ही हो जाता है। तो 7x यहाँ पे कितना हो गया, 7x बराबर कितना हो गया, इधर 3। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि 7x पर पावर कितना है, x बराबर 3। अब यहाँ पे 7x बराबर कितना हो गया, 3, ठीक। अब यहाँ पे कितना है, 64 पर पावर कितना है, x है, और यहाँ पे 8 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 8 पर पावर 2, कि 8 गुना 8 क्या हो जाएगा, 64 होगा। इसके पावर x है, इसके पावर क्या है, 8 पर पावर क्या है, x है, 1 है। अब x पर पावर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 पर पावर क्या होगा, 2x, क्योंकि पावर पावर क्या होता है, गुना होता है, और 8 पर पावर कितना है, 1 है। अब यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, तो पावर भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो देख लेते हैं अगला क्या होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, बचा था 8 पर पावर 2x बराबर 8 पर पावर 1, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो गया,
1/2। तो x बराबर 1/2, तो 1/2 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये ऑप्शन सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक चर बहुपद है। तो एक चर बहुपद, चर किसको बोला जाता है, एक्स वाई जेड को चर बोला जाता है। तो जिसमें सिर्फ एक ही हो, या तो एक्स रहे चाहे वाई रहे तो जेड रहे, उसी को बोला जाता है एक चर वाला। तो देखिए कि ए में क्या है, एक्स के साथ वाई भी है, 2 में सिर्फ एक्स ही है, 3 में क्या है, एक्स और वाई है, डी में कुछ नहीं है। तो एक चर बहुपद कौन सा हो गया, बी नंबर। नंबर 6 है कि बहुपद का 2x + 6 का शून्यक कौन सा है। तो 2x + 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 2x बराबर क्या होगा, -6। x बराबर क्या होगा, -6/2। 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद है बहुपद x² - 3x - 5 का घात क्या है। तो अधिकतम घात को, अगर किसी भी समीकरण का अधिकतम घात जितना होता है, उस समीकरण का अधिकतम, किसी भी समीकरण में अगर x का अगर अधिकतम घात जितना रहता है, तो या x या y किसी भी चीज़ का अगर अधिकतम घात रहता है, तो वही उस समीकरण का भी अधिकतम घात हो जाता है। तो यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है, 4 है। तो इस समीकरण का भी अधिकतम घात कितना होगा, 4, यानी डी नंबर सही है आंसर। फिर 10 नंबर में है यदि Px बराबर x - 1 तो P0 का मान क्या है। तो P0 यानी कि P के जगह पे x के पास रखेंगे 0, तो यहाँ पर भी 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, x - 1, तो P0 बराबर 0 - 1 यानी कि -1 मेरा आंसर हो जाएगा। -1 कहाँ पे है, सी नंबर में है यहाँ पे। उसके बाद 12 नंबर है कि 2x³ - 5x² - x + 3 में x² का गुणांक कितना है। तो x² का गुणांक कितना है, x² के साथ में क्या गुना है, -5। तो -5 कहाँ है, बी नंबर में है। उसके बाद नंबर 12, यदि किसी बहुपद Px बराबर x पर पावर 31 + x को x - 1 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। देखिए सबसे आसान ये है कि x - 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे x पर क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख देंगे, 1 रखेंगे तो शेषफल आ जाएगा। तो कहाँ कहाँ रखते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे है x पर पावर कितना है, 31 + 1 रख लेते हैं। 1 पर पावर कितना होगा, 31 + 1। तो 1 पर पावर कुछ भी 1 ही होता है, +1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। 2 कितना नंबर में है, ये डी नंबर में है। तो डी नंबर सही हो गया। फिर उसके बाद 13 नंबर में है निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद बहुपद किसको बोला, जिसमें कि पदों की संख्या 2 हो। यानी अब यहाँ पे ये नहीं बोलिएगा कि x और y ये 2 पद हुआ और x y + 3 हो गया तो वो 2 ही पद हुआ, ये नहीं। वहाँ पे पद बोल रहा है, तो यानी कि अगर 1 और 2 और 3 अगर कुछ भी रहे, 1 + 2 + 3 वो 3 पद हुआ। तो यहाँ पे एक पद यानी कि एक ही जगह लिखा हुआ रहना चाहिए। एक ही जगह कहाँ पे लिखा हुआ है, 9x में सिर्फ एक ही जगह है। यहाँ पर देखिए x y x एक ही है, x अलावा y नहीं है, लेकिन 14 और 9 भी है, x² 9x + 14। तो ये क्या होगा, 3 पद हो गया। सी नंबर 2 पद हो गया, 2 पद में हो गया, और डी नंबर में 3 पद हो गया। सॉरी, ये 2 पद का आंसर ये होगा, सी नंबर बहुपद द्विपद। तो 14 नंबर में है x² - 9x + 14 का गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, आपको याद होगा कि x² - 9x कितना है, देख लेते हैं। x² - 9x + 14, x² - 9x + 14, इसको 0 करेंगे। उसके बाद x² - 14 को हम लिख सकते हैं 7x - 2x बराबर 14। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, x, तो यहाँ पे बचेगा x - 7
यहाँ पे -2, तो यहाँ पे x बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -9x प्लस 14 है, तो एक्स स्क्वायर -9x प्लस 14 बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -7x -2x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है, x कॉमन है, तो x -7 ब्रैकेट बंद 2 कॉमन लिए यहाँ पे, तो x -7 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या होगा, x -2 और यहाँ पर क्या होगा, x -7। तो x -2 और x -7 कहाँ पे है, x -2 x -7, तो यहाँ पे है बी नंबर में आंसर। तो बी हो गया इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे कुछ एक डायग्राम बना हुआ है, बोलते आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब 13 नंबर में है बिंदु बी के निर्देशांक। तो बिंदु बी के निर्देशांक कितना है, तो बिंदु बी कहाँ पे है, यहाँ पे है बिंदु बी, कहाँ है बिंदु बी, यहाँ पे बिंदु है बी। तो बी का निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस को देखेंगे, उसके बाद ही वाई एक्सिस को देखेंगे। तो एक्स एक्सिस पे कितना है, -5 है, वाई एक्सिस पे कितना है 2। तो बी का निर्देशांक हो गया -5 और 2। तो -5 और 2 कहाँ पे है, ये सी नंबर में है, तो सी नंबर इसका आंसर हो गया। उसके बाद नंबर डी में नंबर 16 है कि 3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है। तो -3 और 5, तो -3 और 5 कहाँ है, तो -3 यहाँ पे है और -5 क्या है यहाँ पे, तो ई बिंदु हो गया इसका आंसर। तो ई पे कहाँ पे है, ई ये बी नंबर में है, तो बी नंबर इसका आंसर हो गया। अब डी का भुज, अब डी का भुज बोल रहा है, तो डी कहाँ पे है, यहाँ पे आप देखिए डी यहाँ पे है। तो डी का भुज मतलब कि एक्स एक्सिस पे डी कितना पे है, 6 है, तो इसका 6 नंबर आंसर हो गया। तो कहाँ है 6, ये ए नंबर में हो गया। उसके बाद बोल रहा है बी बिंदु एच की कोटि, जब कोटि बोलेगा तो वाई एक्सिस को देखेंगे। तो बिंदु एच की वाई, एच का कोटि कितना है, एच का कोटि है -3। तो -3 इसका आंसर हो गया, यहाँ पे -3 बी नंबर में। उसके बाद बोलता है बिंदु एम का निर्देशांक, देख लेते हैं बिंदु एम का निर्देशांक कितना है। तो बिंदु एम का निर्देशांक है, यहाँ पे एम का निर्देशांक कितना है, -3 और -5। तो -3 और 5 इसका सही आंसर हो गया। -3 और 5 कहाँ है, -3 और 5 देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन में क्या है, -3 एम का निर्देशांक -3 और -3, सॉरी -3 नहीं है, ये है निर्देशांक 0 और -3 और 0। एम का निर्देशांक कितना है, -3 और 0। तो -3 और 0 कहाँ है, ये नंबर बी नंबर में है। फिर बोल रहा है कि 20 नंबर में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटन बिंदु को क्या कहते हैं, एक्स और वाई अक्ष के कटन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब नंबर 21 है कि 21 में लिखा हुआ है कि यदि 2 0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब कहीं पर अगर लिखा हुआ रहेगा इस तरह से, तो ये जो होता है ये x होता है और बाद में आने वाला क्या होता है, y होता है। तो x के जगह पे 2 रखेंगे, y के जगह पे क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। तो 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 0 बराबर k, बराबर क्या हो जाएगा, k। 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 0
बराबर के, तो 2 दूनी 4 प्लस 0 बराबर के, इसलिए के बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो के बराबर 4 कहाँ पे आंसर है ए नंबर में। उसके बाद बी नंबर में है 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का मान्य रूप क्या है, मानक रूप क्या है। 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का मानक रूप क्या है, बी है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0। उसके बाद 22 नंबर में है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो प्रदर्शित करता है वो हमेशा एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है। उसके बाद 24 नंबर में x बराबर 5 है, y बराबर 2 है, निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। तो x के जगह पे 5 रखेंगे, y के जगह पे 2 रखेंगे। अगर LHS में रखेंगे और RHS के बराबर हो गया तो वही समीकरण क्या है सही है। तो x के जगह पे रखिए, यहाँ पे x की जगह पे पहले a में रखते हैं, x की जगह पे 5 प्लस 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाए 5 प्लस 4 कितना क्या हो गया 9, यानी ए नंबर ऑप्शन क्या हो गया गलत। फिर उसके बाद बी में रखते हैं 5 प्लस 2 गुना 2, 5 5 25 प्लस 4 क्या इतना हो गया 29, ये भी गलत। फिर सी में रखते हैं, सी में 5 प्लस 2 बराबर 7, यानी कि ये हमारा सी नंबर सही हो गया। अब डी में भी रख के देख लेते हैं, ये भी सही नहीं होगा। तो 5 प्लस 2, 5 25 25 2 कितना हो गया 27, यानी कि मेरा सी नंबर सही हुआ आंसर। फिर उसके बाद नंबर 25 में है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 का एक हल है। अब यहाँ पे क्या 2x प्लस 3y को 12 को हल करेंगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा और y का वैल्यू कितना निकलेगा। तो उतना हमको समय नहीं है समीकरण निकालने का, x और y का वैल्यू निकालने का। तो यहाँ पे क्या करेंगे उल्टा करेंगे, बाय ऑप्शन करेंगे कि x का वैल्यू पर a का मान रखते हैं। तो a में x का वैल्यू कितना है 2 है और y का वैल्यू कितना है 3 है। तो देखते हैं रख के LHS में 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 3, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9, 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, यानी ये ऑप्शन मेरा सही नहीं हुआ। फिर बी का मान रखते हैं, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, तो 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 2, 2 3 6 प्लस 3 दूनी 6, ये 6 6 12, यानी कि बी नंबर मेरा सही लग रहा है। देख लेते हैं सी भी रख के, देखिए कहीं पर नहीं होगा। सी का वैल्यू कितना है 3 है, तो 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 4, तो 2 पंचे 2 ये 3 है, 2 3 6 प्लस 3 चौके 12, 12 6 कितना हो गया 18 हो गया, ये भी सही गलत हो गया। फिर डी नंबर का देखते हैं 2 गुना 5 प्लस 3 गुना 1, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, प्लस 3 एका कितना हो गया 3 हो गया, तो 10 और 3 13, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हुआ बी नंबर। फिर उसके बाद 26 नंबर में है कि यदि बिंदु 2 3 के प्लस एक्स प्लस वाई बराबर के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो के का वैल्यू क्या है। तो देख लेते हैं रख के, एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे और वाई का वैल्यू कितना रखेंगे 3 रखेंगे। 2 प्लस 3 बराबर कितना है के है, 2 3 5 बराबर के, यानी के का वैल्यू कितना है 5 है। के 5 नंबर कितना है डी नंबर मेरा सही हुआ। फिर 27 नंबर में है कि रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रदर्शित करेगा। यानी कि x एक्सिस पे x एक्सिस पे कौन ऐसा बिंदु है जो 4x प्लस 3y बराबर 12 प्रदर्शित करेगा। तो इसमें भी उल्टा रखेंगे, a का वैल्यू ए में कितना है ऑप्शन नंबर में 4 और 0, यानी x का वैल्यू 4 होगा और y का वैल्यू कितना होगा 0। और पहले ही बोल दिया x अक्ष पे अगर रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा हमेशा ही 0 होगा। तो पहला ही ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, ए और सी तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x अक्ष पे बोला है बिंदु को निकालने के लिए। तो x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होगा, y अक्ष पे x का वैल्यू 0 होगा। तो हम बी और डी को ही चेक करेंगे। तो बी में 0 और 6 है, तो x के बराबर 0 हो गया और y बराबर कितना हो गया
सॉरी उल्टा हम कर दिए कि एक्स अक्ष पे वाई जीरो होगा, वाई अक्ष पे एक्स जीरो होगा। तो एक्स अक्ष पे बोला तो वाई जीरो हो जाएगा, यानी कि ए और सी को चेक करेंगे, बी और डी होगा ही नहीं। तो एक्स में एक्स का वैल्यू 4 रखेंगे, वाई का वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। तो 4 गुना 4, ये तो 0 ही होगा, इसका वैल्यू रखेंगे, सिर्फ एक्स का वैल्यू रखेंगे। तो 4 चौके कितना हो गया, 16 हो गया, यानी कि एक नंबर मेरा गलत हो गया। फिर 3, 4 गुना 3, 4 तिया 12, ये तो 0 ही होगा, तो ये 12 हो गया, यानी कि ये मेरा सी नंबर सही है। मेरा सी नंबर क्या है, ऑप्शन सही है। उसके बाद 28 में आया कि एक्स का 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। पूरक कोण 60 डिग्री का पूरक कोण मान क्या होगा, 60 प्लस कितना जोड़ेंगे, जो कि मेरा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 90 माइनस 60, यानी कि मेरा 30 सही होगा आंसर। 30 कितना में है, ए नंबर में है, तो ये हो जा सही। उसके बाद वह कोण जो 90 से अधिक तथा 180 से कम हो। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम तो क्या होता है, अधिक कोण होता है। न्यून कोण 90 डिग्री होता है, सॉरी न्यून कोण जो होता है 90 से कम होता है। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अधिक कोण कितना होता है, 90 से अधिक 180 से कम होता है। सरल कोण कितना होता है, वो 180 डिग्री का होता है। तो ये कोण क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही है। अब फिर बोल रहा है 30 नंबर में, यदि कोण की माप, उस कोण की माप क्या होगा जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक हो। तो इसमें क्या होगा, वैल्यू मानना पड़ेगा। दो कोण ले लेते हैं, एक कोण क्या है, एक्स है, दूसरा कोण क्या है, वाई है, और दोनों कोण का मान पूरक है, यानी कि 90 डिग्री है। ठीक, अब इसमें से क्या बोल रहा है, एक कोण का मान कितना है, 30 से अधिक है, और 30 से अधिक है, उसी कोण का मान निकालना है। तो इनमें से किसी को हम मान लेते हैं कि x क्या है, कोण x कोण जो है वो क्या है, 90 से आधा से 30 अधिक, यानी कि क्या बोल दिया है, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक हो। आधे से अपने पूरक कोण के आधे से अधिक हो, यानी कि इसमें जो x है और y हम जो माने हैं ये 90 डिग्री ही होगा। लेकिन इनमें से हम मान लिए कि एक x जो है वो x कोण वो y के आधे से 30 अधिक है। तो x की जगह पे हम पुट करेंगे इसी को, x के जगह पे हम पुट करेंगे इसी को। तो x के जगह पे क्या रखेंगे, y बटे 2 x प्लस वाई बटा 2 बराबर क्या रखेंगे हम, सॉरी प्लस 30 बराबर 90, यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, माइनस वाई बटा 2 प्लस 30 प्लस वाई बराबर 90, तो हो जाएगा y बटा 2 प्लस वाई बराबर 3y बटा 2, 90 में 30 घटेगा 60। ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको दिखाई दे। अगर एक ही बार एडिट करेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम कर रहे हैं इस जगह से इरेज। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे y 3y बराबर क्या हो जाएगा, 120। ठीक, फिर y बराबर कितना हो जाएगा, 120 बटा कितना हो जाएगा 3, 3 से कटेगा कितना होगा 40 डिग्री। यही हो गया इसका आंसर। उसी कोण का मान निकालना था जो कि अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। अब अगर बोल देता दूसरा कोण तो उसका आंसर होता है 50। और फिर 31 नंबर में है कि नीचे दी गई आकृति में रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए ओ सी और बी ओ ई बराबर 70 हो तो सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो नीचे दी गई आकृति कौन सा है, यहाँ पे है। इनमें से कौन सा कौन दिया हुआ है, ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी कहाँ पे है, ए ओ सी ये है। और कौन सा दिया है मान,
AOC और देख लेते हैं छोटा करके थोड़ा सा, यहाँ पे AOC का मान दिया हुआ है और BOC का मान दिया हुआ है, BOE का मान दिया हुआ है 70 डिग्री और COD का मान निकालना है। तो AOC प्लस COE प्लस BOE का मान कितना होगा? 180 होगा। क्यों 180 होगा? क्योंकि ये एक रैखिक युग्म कोण है। तो जब तीनों का ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर कितना होगा? 180 होगा। ये कोण प्लस ये कोण बराबर 70 है, तो 180 में अगर 70 घटा देंगे तो ये कोण निकल जाएगा। तो 180 में से 70 घटा देते हैं तो निकल जाएगा 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 110 कहाँ पे है? ये नंबर बी में है। ये हो गया इसका आंसर। फिर 32 नंबर में है कि नीचे दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या है? एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा? देख लेते हैं करके। जब ये दोनों क्या है? समांतर है, तो और ये एक तिर्यक रेखा काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा? 180 होगा। क्योंकि ये एक्स प्लस वाई नहीं, एक्स प्लस 50 का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री? एक्स प्लस 50 का मान 180 डिग्री होगा। एक्स प्लस 50 बराबर 180, क्योंकि एक रैखिक समीकरण कौन है? रैखिक युग्म कौन है? तो एक्स प्लस 50 बराबर 180, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? एक्स का वैल्यू हो गया 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री। ठीक, अब वाई का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू कितना होगा? ये 130 और 130, यहाँ पर क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी हो गया होगा 130। तो 130 प्लस 130 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 260। 260 जहाँ पे होगा वही उसका आंसर होगा। 260 कितना पे? डी नंबर में है। फिर 33 नंबर में है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। फिर उसके बाद 34 नंबर में है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने कोण समकोण हो सकते हैं? तो कोई भी त्रिभुज अगर होता है तो तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री होता है तो त्रिभुज में समकोण यानी 90 डिग्री। अगर एक कोण 90 डिग्री है, मान के चलिए ये 90 है और ये भी 90 हो जाएगा तो 180 हो जाएगा, तो ये कोण कितना? 0 होगा? कभी भी नहीं होगा। इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी तो ये त्रिभुज कहलाएगा। तो कम से कम एक कोण समकोण में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कोण समकोण होना चाहिए, दो कोण नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कोण और कम से कम एक कोण, तभी वो समकोण होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और किसी भी त्रिभुज में सिर्फ एक ही कोण समकोण होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर 35 नंबर में है कि ए बी एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR। तो इसमें बोल रहा है कि AB बराबर क्या है? ये AB बराबर QR है और BC बराबर क्या है? PR है और CA बराबर क्या है? ये है CA बराबर PQ। तो ये त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR होगा कि CBA त्रिभुज QR होगा कि BAC त्रिभुज QR होगा, क्या होगा? तो देखिए BCA बराबर होना चाहिए QRP। तो BCA कहीं पे है? नहीं है। इसका मतलब है कि ये आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सी नंबर होगा। फिर उसके बाद 36 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग की कसौटी नहीं है? तो SAS ये है, ASA ये भी है, SS ये भी है, लेकिन कौन नहीं है? SSA नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है नंबर 37, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बराबर रहे तो बराबर हो तो किस प्रकार सर्वांगसम होंगे? अब दो त्रिभुज है तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो कब होगा? यदि इन दो त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर रहे और दोनों कोण बराबर है तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बराबर हो। अब दोनों कोण बराबर, देख जब तक नहीं बनाएंगे तो नहीं पता चलेगा। एक दो त्रिभुज है ये और ये, इसमें से दो कोण क्या होता है? यदि इन दोनों में से दो युग्म बराबर हो, मान के चलो ये बराबर है, ठीक, और ये भी बराबर है दोनों,
अब उसका बाद बोलता है वह भुजा जिस पर दोनों कोण बराबर रहे, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा भी बराबर रहे, तो वह तो कौन सा त्रिभुज होगा, तो ये हो जाएगा ASA। ASA कहाँ पे है, ये नंबर ए में है। उसके बाद 38 नंबर है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। और फिर 39 नंबर में है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, SSA के नियम से सर्वांगसम होगा। फिर उसके बाद 40 नंबर में है कि आकृति में त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOD सर्वांगसम के किस नियम से सर्वांगसम है। BOC और AOD देख लेते हैं कहाँ है BOC। BOC कहाँ पे, ये है, और AOD यहाँ पे है। तो देखिए कि एक कोण उसमें 90 डिग्री है और एक भुजा दिया, इसमें भी 90 डिग्री है, एक भुजा है, तो 90 डिग्री और एक भुजा बराबर है तो RHS के नियम से बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। फिर उसके बाद कुछ नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताएं, और अगर कोई भी गलती हुआ है हमसे तो माफ़ कीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। थैंक यू क्लासेस।